नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने जो है इतिहास हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया था और हिस्ट्री में हमने जो टॉपिक उठाया था वो उठाया था मेडिवल इंडिया का। और मेडिवल इंडिया में हमने स्टार्ट किया था पढ़ना कि कैसे इस विश्व में जो है इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत पर जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण था वो अरबों के द्वारा किया गया और अरबों में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। और उस समय सिंध में जो था एक ब्राह्मण वंश चल रहा था, उसी वंश के राजा होते थे दाहिर सेन, और उस दाहिर सेन को हराकर उन्होंने सिंध और मुल्तान पर जो है कब्जा कर लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा कि अरबों ने भारत में बहुत सारी चीज़ों का प्रचलन शुरू किया, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले अरबों ने ही जो है सोने के सिक्के चलवाए और उन सोने के सिक्कों को हम कहते थे दिरहम। उसके बाद हमने बताया कि भाई उन्होंने भारत में जो है खजूर की खेती की शुरुआत की, उन्होंने भारत में ऊँट पालन की जो है शुरुआत की। मानचित्रावली के बारे में सबसे पहले अरब जो है, ये मानचित्रावली शब्द ही सबसे पहले भारत में अरब लेकर आए थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमने इसके अंदर पढ़ी थी कि अरबों ने दो जो पुस्तकें थी, जो प्रमुख पुस्तकें थी, उनका जो कन्वर्जन है वो अरबियन लैंग्वेज के अंदर, अरबी भाषा के अंदर करवाया था। तो जो दो पुस्तकें थी जिनका अरबी भाषा में अनुवाद करवाया गया था, वे दो पुस्तकें थी। एक थी पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी दूसरी शताब्दी के अंदर, और एक थी चरक संहिता जो कि चरक द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद आज हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं मेडिवल इंडिया में तुर्क आक्रमण। और तुर्क आक्रमण की जब हम बात करते हैं, टर्किश इन्वेजन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे दो प्रमुख जो तुर्क आक्रमणकारी थे उनका नाम सबसे पहले आता है। उनमें सबसे पहले जो थे महमूद गजनवी और दूसरा जो हम नाम लेते हैं मोहम्मद गोरी का। ठीक है, तो जो सबसे पहले तुर्क थे कौन, तुर्क आए कहाँ से, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तुर्क जो थे वो चीन की जो उत्तरी पश्चिमी सीमाएं होती थी वहाँ पर रहने वाली एक बर्बर और एक लड़ाकू जनजाति थी, जिसने कि बाद में जो है इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। और अब उनका एक ही मकसद बन गया था कि उन्हें जो है इस्लामिक जो है या फिर इस्लाम साम्राज्य की, बहुत बड़े इस्लाम साम्राज्य की जो है स्थापना करनी है। तो इन्हीं में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्पतगिन। अल्पतगिन ने मध्य एशिया के अंदर एक नए स्वतंत्र वंश की स्थापना की और उस वंश का नाम था गजनी वंश या यामिनी वंश। गजनी वंश या यामिनी वंश। और इस यामिनी वंश या गजनी वंश की जो राजधानी होती थी वो थी गजनी। गजनी जो है इसकी राजधानी होती थी, गजनी जो है इसकी राजधानी होती थी। इसके बाद अल्पतगिन के बाद गजनी वंश की जो बागडोर है, गजनी वंश के जो अगले शासक है वो बनते हैं सुबुक्तुगिन। वो कौन बनते हैं? सुबुक्तुगिन। और सुबुक्तुगिन जो है पहला तुर्क था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। सुबुक्तुगिन पहला तुर्क था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। सुबुक्तुगिन जो था वो अल्पतगिन का दास था, स्लेव था, और इसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था 986 ईस्वी में। इसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था 986 ईस्वी में। और इस समय भारत पर एक जो है हिंदू शाही वंश जो है शासन कर रहा था, जो सिंध का क्षेत्र था। और उस समय भारत की जो अंतिम सीमा होती थी वो होती थी पेशावर, और वहाँ पे जो राजवंश चला करता था उसको कहते थे हिंदू शाही राजवंश। और उसके जो शासक होते थे वो होते थे जयपाल, वो होते थे जयपाल। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले तुर्क आक्रमणकारी कौन थे? सुबुक्तुगिन। तो सुबुक्तुगिन ने सबसे पहला अपना आक्रमण जो था वो किसके विरुद्ध किया? तो वो जयपाल के विरुद्ध किया। जयपाल किस वंश से थे? तो जयपाल जो थे वो आपके हिंदू शाही वंश से, हिंदू शाही वंश से। और जब सुबुक्तुगिन ने, या जब हिंदू शाही वंश चल रहा था, जयपाल उस समय हमारे शासक थे हिंदू शाही, तो उस समय जो भारत की अंतिम सीमा होती थी वो कौन सी होती थी? पेशावर। वो कौन सी होती थी? पेशावर। इसके बाद सुबुक्तुगिन के बाद इनका ज्येष्ठ पुत्र, इनका सबसे बड़ा बेटा राजगद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है। और अगला जो गजनी वंश का शासक है वो बनता है आपका महमूद गजनवी। तो अब हम जब पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है वो 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है 998 ईस्वी में गजनी वंश का जो है शासक बना। और इसने 1000
1001 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और अगर मैं इन 17 बार आक्रमणों की बात करता हूं तो सबसे पहला जो इसका आक्रमण था वो 1001 में राजा जयपाल के विरुद्ध था। और इन 17 में से सबसे जो फेमस था, जो इसने 16वां आक्रमण किया था 1025 में, सभी को पता है इस चीज़ के बारे में, सोमनाथ मंदिर के ऊपर किया था, जो इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। तो अब जो है हम वन बाय वन इसके आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसका जो सबसे पहला आक्रमण था वो 1001 में फर्स्ट इन्वेजन या प्रथम आक्रमण, फर्स्ट इन्वेजन या प्रथम आक्रमण जो था वो 1001 में किसके विरुद्ध? वर्सेस राजा जयपाल। और ये जयपाल को हरा देता है और जयपाल को हराने के बाद उसकी हत्या नहीं करता है, उससे धन लूट के उसको छोड़ देता है। लेकिन बाद में राजा जयपाल जो है अपना जो राज्य था वो अपने बेटे को सौंप कर जो है आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगले, अगर मैं इसके आक्रमण की बात करूं तो इन्होंने 1006 में, इसने जो है 1006 में हिमाचल प्रदेश के एक प्रसिद्ध मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था। हिमाचल प्रदेश 1006 में हिमाचल प्रदेश के नागरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। नागरकोट मंदिर पर आक्रमण। उसके बाद 1008 में आनंदपाल को पराजित किया। आनंदपाल जो थे जयपाल के पुत्र थे, इनको जो है पराजित किया। इसके बाद 1011 और 12 में मथुरा और आगरा पर आक्रमण। उसके बाद जो है 1014 में हम सभी को पता है थानेश्वर का जो मंदिर था, कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेश्वर के मंदिर पर जो आक्रमण किया 1014 में। इससे अगला जो इन्वेजन है किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा 1014 में कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर पर, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर पर। और जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है इसका, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो है आपका सोमनाथ के मंदिर गुजरात पर। 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और यहाँ से इसको बहुत सारा धन मिलता है, ये बहुत सारे धन की जो है यहाँ से लूट करता है। जब इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो यहाँ पे इस समय जो वंश चल रहा था, गुजरात के अंदर इस समय जो वंश चल रहा था, उस वंश का नाम था चालुक्य वंश। और इस चालुक्य वंश के जो शासक थे वो थे भीम फर्स्ट। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध आक्रमण है वही गुजरात के सोमनाथ मंदिर। और जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो वहाँ पे कौन सा वंश चल रहा था? चालुक्य वंश। और उस चालुक्य वंश के जो शासक थे उस टाइम पे वो कौन थे? भीम प्रथम। इसके बाद जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट के गजनवी राजस्थान के रास्ते जा रहा था तो राजस्थान में इसकी जो भिंडत है वो जाटों पर होती है। और हाँ, एक बात और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि सोमनाथ मंदिर के ऊपर जो आक्रमण किया गया था वो महमूद गजनवी का भारत पर 16वां आक्रमण था, 16वां आक्रमण था। और जब ये गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर में लूटपाट करके राजस्थान के रास्ते वापस जा रहा था तो वहाँ पे इसकी भिंडत जो है जाटों से होती है और वो कुछ सोना जो है इससे लूट लेते हैं। इसके बाद जो अंतिम आक्रमण जो होता है महमूद गजनवी का वो होता है जाटों के ऊपर, और जो कि किया गया कब? 1027 में। तो 1027 में इसका जो अंतिम आक्रमण था,
1027 में जो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था वो था जाटों के ऊपर, और ये कहाँ पे हुआ था? आगरा के निकट भैरा दुर्ग पर। 1027 में कहाँ पे? आगरा के निकट, आगरा के पास भैरव दुर्ग पर, जो कि किसके खिलाफ था? जाटों के खिलाफ। क्यों था? क्योंकि भाई जब ये मैंने बताया आपको कि यहाँ से जो है गुजरात से धन लूट के वापस जा रहा था और राजस्थान में इसकी भिड़ंत जो है जाटों के विरुद्ध हुई थी, तो बस उसी चीज़ के बदले के लिए इसने 1027 पर जो है जाटों के खिलाफ जो है आक्रमण किया, जो कि इसका भारत पर जो है अंतिम आक्रमण था। और महमूद गजनवी जो है, इसके बाद 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो महमूद गजनवी की जो मृत्यु है वो 1030 में। तो महमूद गजनवी से बनने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि महमूद गजनवी जो है कब जो है आपका शासक बना था गजनवी वंश का? 998 में कितनी बार आक्रमण किया भारत पे? 17 बार। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो है आपका 1025 का सोमनाथ के मंदिर पर, वहाँ पे शासक कौन था? भीम। कौन सा वंश चल रहा था? चालुक्य वंश। अंतिम आक्रमण जाटों के खिलाफ था और ये आगरा के पास भैरव दुर्ग पर किया गया था। और 1030 में जो है महमूद गजनवी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी के साथ एक प्रसिद्ध लेखक अल-बरूनी भारत आया था। अल-बरूनी से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कई बार। महमूद गजनवी के साथ एक प्रसिद्ध लेखक जिसका नाम था अल-बरूनी, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए और इनकी जो पुस्तक का नाम है, जो कि प्रसिद्ध पुस्तक भी है, तारीख उल हिंद। ये पुस्तक का नाम क्या है? तारीख उल हिंद। और अल-बरूनी को ही पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय पुराणों का जो है सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, किस मुस्लिम ने सबसे पहले किया था, तो वो थे अल-बरूनी। और अल-बरूनी किसके साथ भारत आए थे? अल-बरूनी जो है गजनी के साथ जो है भारत आए थे। इसके बाद गजनी, महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद धीरे धीरे जो है गजनी वंश का पतन होने लगता है। और अब जो आपका मध्य एशिया था, वहाँ पे एक कबीले ने जो है धीरे धीरे शक्ति प्राप्त करना जो है शुरू कर दिया था। और उसी कबीले में एक वंश होता था जिसको हम कहते हैं गौर वंश या संसबानी वंश। उस गौर वंश या संसबानी वंश का जो शासक होता था वो होता था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी जो है, महमूद गजनवी का तो मेन मकसद जो है भारत पे आक्रमण करने का यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति जो है यहाँ से की जा सके और मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य जो है, मुस्लिम साम्राज्य जो है, ये खड़ा कर सके। लेकिन जो मोहम्मद गोरी थे, उनका भारत पर आक्रमण करने का मकसद भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गोरी। (1175 से 1206) 1175 से 1206। मैंने बताया कि जब गजनी जो साम्राज्य था उसका पतन हो गया, उसके बाद वहाँ पे एक कबीला था और उस कबीले में जो है एक जनजाति रहती थी जिसको गौर जनजाति भी कहते थे। वहीं पे जो है उसमें एक वंश की स्थापना हुई। उसमें एक वंश था, या उसमें ऑलरेडी एक वंश था जिसका नाम था संसबानी वंश। और इसी संसबानी वंश के जो शासक थे, रूलर थे, वो थे आपके मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद गोरी जो है भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहता था, तो उसका मेन मकसद यही था कि मोहम्मद गोरी जो है भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहता था। हाँ, एक बात जो रह गई आपकी महमूद गजनवी से रिलेटेड, अगर कोई पूछे कि भारत में सबसे पहले गाजी और सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला कौन था, तो भारत में सबसे पहले गाजी और सुल्तान दोनों की ही उपाधि प्राप्त करने वाला कौन था? महमूद गजनवी था। और मैंने बताया था गाजी किसको कहा जाता था? गाजी कहा जाता था काफिरों का वध करने वाला, काफिरों का
वध करने वाले को हम क्या कहते थे, गाजी कहते थे। तो गाजी और सुल्तान की जो उपाधि जो सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो धारण की थी वो किसने की थी, महमूद गजनवी ने की थी। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। तो मोहम्मद गोरी जो भारत पे आक्रमण करता है तो सबसे पहला जो आक्रमण होता है इसका 1175 में ही मुल्तान में, मुल्तान जो कि अब पाकिस्तान के अंदर है, मुल्तान के जो करमाथी मुसलमान थे उनके विरुद्ध था। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि मोहम्मद गोरी जो था उसने अपना पहला आक्रमण किसके खिलाफ किया था, करमाथी मुसलमानों के विरुद्ध किया था। और कहां पे किया था, मुल्तान में। कौन से सन में किया था, 1175 के अंदर किया था। इसके बाद जो है 1178 में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको यहां से आपको याद रखना पड़ेगा, इसने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण, और यहां पर गुजरात में आपको पता है जब हमने जो है महमूद गजनवी के बारे में पढ़ रहे थे तो गुजरात पे जब सोमनाथ मंदिर का पर आक्रमण करता है तो वहां पे एक वंश चल रहा था जिसका नाम क्या था, चालुक्य वंश। जिसका नाम क्या था, चालुक्य वंश। और इस चालुक्य वंश में अब जो थे, जो राजा थे उनका नाम था भीम सेकंड। इनका नाम क्या था, भीम सेकंड। गुजरात पर 1178 में जब मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है तो इस टाइम जो है यहाँ पे शासक जो थे भीम द्वितीय, या फिर इनका एक और नाम भी था मूलराज द्वितीय। मूलराज, ये जो है यहाँ पे इनसे जो है मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है और मोहम्मद गोरी जो है इस युद्ध में हार जाता है। तो ये जो है मोहम्मद गोरी की भारत में सबसे पहली हार थी। तो कोई पूछे कि मोहम्मद गोरी की सबसे पहली हार किसके खिलाफ थी, तो गुजरात में चालुक्य वंश के जो भीम सेकंड या मूलराज सेकंड है उसके विरुद्ध जो है गोरी हारा था और गोरी को कैद कर लिया गया। बाद में गोरी जो है, मोहम्मद गोरी एक अजीब प्रकार का शासक था। वो जब भी किसी युद्ध में हार जाता था तो वो माफ़ी मांग लेता था, और माफ़ी मांगने के कारण जो भारतीय राजा थे उसको जो है छोड़ देते थे, माफ़ कर देते थे, और वो फिर से दोबारा से उन्हीं के ऊपर बाद में फिर से आक्रमण कर देता। यही यहाँ पे हुआ कि जब 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया तो मूलराज ने जो है इनको हराया और इनको कैद कर लिया, लेकिन बाद में इनको जो है रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इसके बाद 1179 के अंदर, 1179 के अंदर मोहम्मद गोरी ने कश्मीर, 1179 में मोहम्मद गोरी ने कश्मीर और सिंध पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट 1186 में इसने लाहौर पर आक्रमण किया और लाहौर पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। लाहौर पर कब्जा किया और यहीं से लाहौर को जो है सेंटर बनाकर, लाहौर को जो है केंद्र बनाकर इसने 1189 में भटिंडा के दुर्ग पर कब्जा किया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जैसे इसने लाहौर पे कब्जा किया 1186 के अंदर, और यहाँ पे लाहौर को इसने केंद्र बनाया और केंद्र बनाकर जो है भटिंडा के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। इस टाइम जो भटिंडा जो है वो उत्तर भारत में जो वंश चल रहा था, चौहान वंश, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। उत्तर भारत में एक वंश चल रहा था जिसका नाम क्या था, चौहान वंश, और इस वंश के जो शासक थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या राय पिथौरा, या इनका दूसरा नाम क्या था, राय पिथौरा। और ये जो भटिंडा था ये इन्हीं के अंडर में आता था, इन्हीं के साम्राज्य के अंदर आता था उत्तर भारत पर, और इनकी जो राजधानी थी वो थी अजमेर। जो चौहान वंश था उनकी राजधानी क्या थी, अजमेर, अजमेर दिल्ली। और ये भटिंडा जो दुर्ग जो है आपका इसी के अंडर में आता था। इसी बात से पृथ्वीराज चौहान बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ये माना जाता है कि 1191 का जो तराइन का पहला युद्ध था उसका मुख्य कारण जो था वो था मोहम्मद गोरी का भटिंडा के दुर्ग पर कब्जा करना। तो ये जो है सबसे बड़ा कारण माना जाता है तराइन के प्रथम युद्ध का। अगर मैं चौहान वंश की बात करूं तो चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान इस समय जो है उत्तर भारत पर शासन कर रहे थे। इनको दूसरा नाम जो है राय पिथौरा भी है। और इसके अंदर आपको एक और बात याद रखनी है, पृथ्वीराज चौहान थे
उनके एक राज कवि हुआ करते थे या फिर दरबारी कवि, जिनके बारे में हम जानते हैं पृथ्वीराज रासो, जिन्होंने लिखा है चंद्रबरदई। चंद्रबरदई जो है इनके जो है राजकवि होते थे और जिनके द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। इनके द्वारा क्या लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो। इसके बाद जो है 1191 में सबको पता है तराइन का पहला युद्ध होता है और तराइन के युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी को जो है पृथ्वीराज चौहान जो है हरा देता है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? वो कारण था कि बठिंडा के दुर्ग पर किसके द्वारा कब्जा कर लेना? मोहम्मद गोरी के द्वारा कब्जा कर लेना। अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर कि जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध लड़े गए, दो जिसमें से दो प्रमुख युद्ध हैं 1191 का तराइन का पहला युद्ध और 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध। तो हम बात करते हैं 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का जो पहला युद्ध था उसमें ये हुआ किस किस के विरुद्ध था? अभी हमें पता किया कि ये हुआ था गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और ये मोहम्मद गोरी को कैद कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि मोहम्मद गोरी की एक खास बात यही थी कि वो जब भी युद्ध हार जाता था तो वहाँ पे जो है माफ़ी मांग लेता था और बाद में उसको जो है छोड़ दिया जाता था। और ऐसा माना जाता है कि जब भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी का किसी युद्ध में हराते थे तो उससे जो है कुरान जो शरीफ होता है उसकी कस्में उठवाते थे। तो मोहम्मद गोरी यहाँ से हार जाने के बाद वापस लौट जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है अब तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान जो है बिजी हो जाते हैं। आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान की 13 पत्नियां थी और उन 13 पत्नियों में एक प्रसिद्ध जो थी उनका नाम था संयोगिता। अब ये संयोगिता कौन थी? संयोगिता जो थी कन्नौज में एक वंश चला करता था उसी टाइम, इसी के समकालीन, गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश। और इस गढ़वाल वंश के जो शासक थे वो थे जयचंद। वो थे जयचंद। और जयचंद की ही पुत्री कौन थी? संयोगिता। जयचंद की पुत्री कौन थी? संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान जो है वो संयोगिता से शादी करना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से शादी करना चाहता था। संयोगिता पुत्री थी किसकी? जयचंद की। इसके बाद क्या होता है, जयचंद जो है एक अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रखता है और पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर भारत के सभी राजाओं को उसके अंदर इनवाइट करता है। यह बात थी 1191 के युद्ध के बाद की। तो 1191 के युद्ध के बाद जो है पृथ्वीराज चौहान इस ओर बिजी हो जाता है। अभी मैंने बताया था आपको कि पृथ्वीराज चौहान कहाँ बिजी हो जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान जब इनको स्वयंवर में नहीं बुलाया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये संयोगिता का हरण कर लेते हैं और बाद में उनसे क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। इसी बात से कौन नाराज हो जाता है? जयचंद। और जयचंद जो है 1192 के युद्ध में, 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध था उसके अंदर किसकी मदद करते हैं? मोहम्मद गोरी की मदद करते हैं। और जयचंद की मदद से ही मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है तराइन के दूसरे युद्ध में हरा देता है। तो अब हम पढ़ते हैं तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का दूसरा युद्ध क्या समझ में आया आप लोगों को कि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान जो है वो गढ़वाल की तरफ बिजी हो जाते हैं। गढ़वाल वंश में कौन शासक कर रहा था? जयचंद। जयचंद की पुत्री कौन थी? संयोगिता। और संयोगिता से शादी कौन करना चाहता था? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जो है इसके स्वयंवर से संयोगिता का हरण कर लेते हैं और उससे शादी करते हैं। उसके बाद 1192 में लड़ा जाता है तराइन का दूसरा युद्ध। तो 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का जो युद्ध हुआ उसके अंदर किसकी जीत होती है? मोहम्मद गोरी की। और इसी जीत के बाद
मोहम्मद गोरी जो है भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करता है, इस्लाम धर्म की जो है शुरुआत करता है 1192 में तराइन के युद्ध के बाद। और 1192 तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी किसको हराता है? पृथ्वीराज चौहान को। किसकी मदद से? जयचंद की मदद से। इसके बाद 1194 में एक और युद्ध लड़ा जाता है जिसको हम कहते हैं चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। अब चंदावर जो है आपका कन्नौज में पड़ता था, और कन्नौज में आप लोगों को पता है गढ़वाल वंश था, और गढ़वाल वंश के शासक कौन थे? जयचंद। तो जाहिर ही बात है चंदावर युद्ध किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद, मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सबसे ज़्यादा जो मदद करता है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, गुलाम या स्लेव, और प्लस में दामाद भी था, प्लस में क्या था? दामाद भी था। तो गोरी और जयचंद का जो युद्ध था, चंदावर का युद्ध, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी की बहुत मदद करता है। और इसी से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी जो है भारत का जो जीता हुआ जो राज्य थे वो किसको सौंप देते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देते हैं। और इसके बाद 1194 के बाद जो है मोहम्मद गोरी वापस लौट जाता है अफ़गान। मोहम्मद गोरी कहाँ लौट जाता है? अफ़गान। इसके बाद भारत में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चंदावर के युद्ध के बाद, कन्नौज के बाद जो हुई थी, मोहम्मद गोरी ने जो आपका चंदावर का युद्ध था उसके बाद एक सिक्के चलवाए थे। मोहम्मद गोरी ने चंदावर युद्ध के बाद जो है एक सिक्के चलवाए थे। उन सिक्कों पर क्या होता था? कन्नौज की विजय के बाद इन्होंने एक सिक्का चलाया। उस सिक्के पे एक तरफ जो था वो देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई थी, और दूसरी तरफ जो था कलमा लिखा हुआ था। कलमा जब हमने शुरू किया था लेक्चर तो मैंने बताया था आपको कि कलमा जो है मोहम्मद हज़रत साहब जो थे उनकी 5 शिक्षाओं में सबसे पहली शिक्षा ही क्या थी? कलमा थी। उन्होंने कहा था कि ईश्वर एक है और मोहम्मद हज़रत उनके पैगंबर है। तो एक तरफ उस कलमा का ये मतलब होता है, तो एक तरफ कलमा लिखा हुआ था और एक तरफ देवी लक्ष्मी की मूर्ति लगी हुई थी। ऐसे सिक्के किसने चलवाए थे भारत में? मोहम्मद गोरी ने। और सोने के सिक्के जिनको दिरहम कहा जाता था वो किसने चलवाए थे? वो चलवाए थे अरबों ने। और ऐसे सिक्के जिनके ऊपर देवी लक्ष्मी की मूर्ति और एक तरफ कलमा लिखा होता था वो किसने चलवाया था? मोहम्मद गोरी ने। इसके बाद दूसरा आपको एक और चीज़ इसके अंदर याद रखनी है, 56 ग्रेन का दिल्ली किला नामक सिक्का भी मोहम्मद गोरी ने चलाया। दिल्ली किला नामक सिक्का भी किसने चलवाया? मोहम्मद गोरी ने चलवाया। 56 ग्रेन दिल्ली किला नामक जो सिक्का है वो आपका किसने चलवाया था? किला नहीं, कला, दिल्ली कला नामक सिक्का भी किसने चलवाया था? आपका मोहम्मद गोरी ने चलवाया था। इसके बाद 1194 में ही भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे पहली मस्जिद का जो है निर्माण होता है, और उस मस्जिद का नाम था कुव्वत अल इस्लाम। भारत में जो सबसे पहली मस्जिद जो बनाई गई थी कुव्वत इस्लाम मस्जिद, 1194 में पहली मस्जिद जिसका नाम क्या था? कुव्वत अल इस्लाम। भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए सबसे पहली मस्जिद बनाई गई जिसका नाम था कुव्वत अल इस्लाम, और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद मोहम्मद गोरी जो है भारत या फिर अपने राज्य को, जो जीते हुए राज्य थे, वो अपने 3 जो है गुलामों में बांट देता है। और उनके गुलामों में कौन कौन थे? मोहम्मद गोरी के 4 प्रमुख गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के गुलाम, मोहम्मद गोरी में गुलामों में सबसे पहला तो अभी हम बात ही कर चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद दूसरा यल्दोज, तीसरा कुबाचा,
और चौथा जो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है ये वही है जिन्होंने 1204-5 के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। और ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो जब क्या होता है कि 1194 के बाद जब मोहम्मद गोरी वापस अफगान लौट जाता है तो अपने भारत में विजित जो क्षेत्र थे या अरब थोड़ा सा ऊपर की तरफ के जो विजित क्षेत्र थे वो अपने गुलामों में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है, बांट देता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो मिलता है वो मिलता है भारत, और भारत में जो इसका प्रमुख जो इनकी पहली राजधानी भी थी लाहौर जो इनका केंद्र होता है। दूसरा यल्दौज को जो है मोहम्मद गोरी जो है जिस वंश से यामिनी वंश से जिससे वो करता था, तो यल्दौज को जो है अफगान का क्षेत्र मिलता है। कुबाचा को मिलता है काबुल और कंधार। तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत जिसका कि मुख्य केंद्र लाहौर बनाया जाता है, यल्दौज को जो है अफगान, और कुबाचा का जो है काबुल और कंधार का विजित क्षेत्र जो है इस अलग अलग हिस्सों में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। इसके बाद जो है 1205 में मोहम्मद गोरी वापस जो है भारत आता है, और इसका अंतिम आक्रमण जो होता है 1205 में वापस जो है मोहम्मद गोरी जो है भारत आता है, और इसका अंतिम आक्रमण जो था वो था खोखर जातियों के विरुद्ध। 1205 में अंतिम आक्रमण किसके ऊपर करता है? ये खोखर जातियों के विरुद्ध। और 1206 में ही जब ये वापस जा रहा होता है तो सिंधु नदी के पास इसकी जो है हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद भारत में 1206 में ही सल्तनत काल की शुरुआत होती है। और जो सबसे पहला वंश जो भारत में बनता है वो बनता है गुलाम वंश। जो सबसे पहला वंश बनता है वो कौन सा वंश बनता है? गुलाम वंश, और जिसका कार्यकाल रहता है आपका 1206 से 1290 ईस्वी तक। अब इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस गुलाम वंश की स्थापना जो की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। इसके बाद जो है हम कल से जो है सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे कि सल्तनत काल में हमें पढ़ना है गुलाम वंश के बाद हम पढ़ेंगे खिलजी के बाद हम पढ़ेंगे तुगलक, और उसके बाद सैयद वंश, और फिर अंतिम जो है लोदी वंश, जो कि जो आपका सल्तनत काल है उसका टाइम पीरियड आप लोगों को अच्छे से पता है कि 1206 से 1526 तक रहता है। तो कल हम जो है गुलाम वंश से शुरुआत करेंगे इसकी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।